बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.12 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इनकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखें पीछे मुख्तलिफ एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन के या तजज़ी के मुख्तलिफ तरीके सीख के आए। ठीक है, एक तरीका ये था कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती थी उसमें जो टर्म्स आती थी उनमें हम कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू देखते थे। तो यहाँ पर अब ये 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। फिर एक तरीका ये था कि हम दो टर्म के पेयर बना के या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर देखते थे। तो अब यहाँ पर दो टर्म के पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करते थे कि हम अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूलाज को इस्तेमाल करके जो भी दी गई एक्सप्रेशन होती थी उसको फैक्टराइज करते थे। तो देखें यहाँ पर हम कोई अलजबरा का फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर फिर इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो दरमियान वाली टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। जब हम इस टर्म को 2 टर्म में ब्रेक कर लेंगे, 2 टर्म में तकसीम कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल फिर कितनी टर्म हो जाएंगी, 4 टर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें हम कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो दरमियान वाली टर्म होती है एक्सप्रेशन की या मिडिल वाली टर्म होती है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें आपने पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म इनमें देखना है कि अगर कोई कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है या कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, इन दोनों वैल्यूज को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा मैं रफ वर्क करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा रफ वर्क है। यहाँ पर अब ये पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म में जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यूज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखें यहाँ पर पहली टर्म क्या है, x2। अब इस x2 के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर या कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है। तो जब किसी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती तो उसके साथ 1 होती है वैल्यू। ठीक है, ये अलजेब्रा का रूल है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, और उसके बाद तीसरी टर्म में हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यू 6 है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। तो ये मैंने पहली टर्म और तीसरी टर्म में जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यूज आ रही थी उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिले, और अगर उन 2 नंबर को आपस में हम ऐड करें, आपस में उनको जमा करें, तो हमें ये 5 यानी कि ये जो मिडिल टर्म है इसके साथ जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, हमें अब 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 6 मिले, और उन 2 नंबर को जब हम आपस में ऐड करें तो हमें ये 5 मिले। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए थोड़ी सी में प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब ये हमारा रफ वर्क है। यहाँ पर देखें मुख्तलिफ ऐसे नंबर हो सकते हैं कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 मिलेगा, यानी कि हमें ये पहले वाला नंबर मिल जाता है, ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप फिर अगली कम्बिनेशन ट्राई करें। तो नेक्स्ट जो कम्बिनेशन है वो 2 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका भी हमें जो आंसर है वो 6 ही मिलता है। ठीक हो गया, यानी कि ये जो हमारी पहली वाली कंडीशन है ये पूरी हो जाती है। और अगर इन 2 नंबर्स को हम ऐड करें, देखिए मैं इनका ऐड करके आपको दिखाता हूं, ये 2 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू भी मिल जाती है। तो ये वो 2 नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलता है, और इन 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको 5 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब है ये वो 2 नंबर हैं जिनके जरिए ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे या इसको हम 2 टर्म में तकसीम करेंगे। ठीक है, तो देखें अब हम इसको ब्रेक करते हैं। तो अब हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। पहले तो ये x2 मैंने लिख दिया, उसके बाद ये मैंने ये वाला 2 यहाँ पर लिखा और इसके साथ ये वाला x लिख दिया, फिर मैंने ये वाला 3 यहाँ पर लिखा और इसके साथ ये वाला x लिख दिया। अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको हमने 2 टर्म में ब्रेक कर लिया। अब ये जो 2 टर्म मैंने लिखी है, देखें इनको अगर आपस में आप ऐड करें, 2x और 3x को ऐड करेंगे तो वापस आपको 5x ही मिलेगा। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। ठीक है, और उसके बाद ये वाला प्लस मैंने लिख दिया और साथ में 6 लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म बन गई हैं। अब हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के इनमें हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो पहली 2 टर्म है इनका हम पेयर या जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है,
एक्स वेरिएबल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम एक्स वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। अब जब एक्स को आप x2 में से कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, उसके बाद ये प्लस का साइन पुट कर दें और 2x में से x को कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये दो टर्म है, इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करें, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 जो है इस 3 को भी डिवाइड करता है और इस 6 को भी डिवाइड करता है। तो हम 3 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, तो 3 को जब 3x में से कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, फिर ये प्लस का साइन पुट कर दें और 6 में से 3 को कॉमन लेंगे, यानी कि 6 पे 3 को डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म बन गई है और दोनों टर्म में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम अब x प्लस 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने x प्लस 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, पीछे ये x और प्लस 3 बच गए थे, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से, यानी कि हमने इसमें इस एक्सप्रेशन को, ये जो दरमियान वाली टर्म थी, इसको हमने ब्रेक किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब देखें इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, तो अभी तक हमने जो पिछली एक्सरसाइज में फैक्टराइज या तजज़ी करने के मुख्तलिफ तरीके सीखे हैं, उनमें एक तरीका यह है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है, हम देखते हैं कि उस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं, क्या उन सारी टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी मुश्तरका वैल्यू नहीं है। फिर हम ये करते होते हैं कि 2-2 टर्म्स के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर देखते होते हैं। तो यहाँ पर 2-2 टर्म्स के जोड़े या पेयर भी नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। तो उसके बाद हम कुछ अलजबरा के फार्मूलाज पढ़ के आए हैं, उन फार्मूलाज की मदद से जो है एक्सप्रेशन को फैक्टराइज या तजज़ी करते थे। अब यहाँ पर हम अलजबरा का कोई फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से, ठीक है। इस मेथड में क्या करते होते हैं, इसमें जो एक्सप्रेशन आपको दी जाती है फैक्टराइज करने के लिए, उसमें जो दरमियान वाली टर्म होती है, जो मिडिल टर्म होती है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम जब इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे 2 टर्म में, तो हमारे पास टोटल फिर कितनी टर्म हो जाएंगी, 4 टर्म हो जाएंगी। तो फिर हम 2-2 टर्म का जोड़ा या पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है, उसमें जो मिडिल वाली टर्म होती है, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, उसको हम 2 टर्म में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसकी जो पहली टर्म है और जो तीसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में अगर कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है या कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम रफ वर्क करेंगे, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पर पहली टर्म है, इसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है। तो जब किसी वेरिएबल या किसी टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी नहीं होती, तो वहां पर वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर लिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो तीसरी टर्म में वैल्यू आ रही है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 24, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 24 मिलेगा, ठीक है। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिले, और अगर उन 2 नंबर्स को हम आपस में ऐड करें तो हमें 10x, यानी कि ये जो मिडिल टर्म में कोफिशिएंट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं कि अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 मिले, और अगर उन 2 नंबर को आपस में हम ऐड करें, उन दोनों नंबर को आपस में हम जमा करें, तो हमें ये 10 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ नंबर की कॉम्बिनेशन को ट्राई करना पड़ेगा। देखिए मुख्तलिफ नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके हम 24 हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने भी आपने सॉल्व करने के लिए आपको रफ वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। तो देखें, अब देखें ये 1 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24 मिलता है, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें ये वाला नंबर नहीं मिलता, यानी कि हमारी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं होती। फिर अगर हम 3 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 24 हो जाता है, इसका मतलब है ये वाला नंबर तो मिल जाता है। लेकिन अगर इन 2 नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमें ये वाला नंबर नहीं मिलता, क्योंकि 3 और 8 को जमा करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, हमें 10 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 2 नंबर इनको हम ट्राई करें, देखें 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 24 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर मिल गया। और अगर इन नंबर्स को हम ऐड करके देख लें तो देखें 4 और 6 को ऐड करेंगे तो आपको 10, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 वो नंबर हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको 24 मिलता है, और इन नंबर्स को ऐड करें तो आपको 10 मिलता है। तो
तो ये फिर वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, या जो नंबर हमें चाहिए थे ये नंबर हमें मिल गए। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो मिडिल टर्म है इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे इन दो टर्म्स के दरमियान। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूं। देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। अब यहाँ पर पहले तो ये x2 मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने ये वाला 4 यहाँ पर लिखा और इसके साथ ये वाला x लिख दिया, उसके बाद मैंने ये वाला 6 यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने ये x लिख दिया। तो इस तरह हमने इस 10x को ब्रेक करके दो टर्म में लिख दिया। अब ये जो दो टर्म मैंने लिखी है 4x और 6x, इनको अगर आपस में ऐड करेंगे तो वापस आपको 10x यानी कि ये जो मिडिल वाली टर्म है यही मिलेगी। तो आप इस टर्म को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये प्लस का साइन पुट कर दें और फिर ये 24 को पुट कर दें। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। इस एक्सप्रेशन में देखें अब दो टर्म्स के हम पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो देखें अब पहले ये जो पहले दो टर्म है इनका हम पेयर या जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। ये जो पहला हमने पेयर बनाया उसमें से, यानी कि ये जो दो टर्म है। ठीक है, तो मैंने x को कॉमन लिया तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, फिर ये प्लस का साइन पुट कर लें और 4x में से x कॉमन जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन पुट कर दें। अब ये जो दो टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर 6 है, क्योंकि 6 इस टर्म पे भी डिवाइड होता है, ये जो 6 है इस पे भी डिवाइड होता है और 24 पे भी डिवाइड होता है। तो हम 6 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। अब जब आप 6x में से 6 कॉमन लेंगे तो x पीछे रह जाएगा, उसके बाद ये प्लस का साइन पुट करें और 24 में से 6 को कॉमन लेंगे, यानी कि 24 पे 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो अब वो देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। इस एक्सप्रेशन में दो टर्म बन गई है। ठीक है, दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है। देखें यहाँ पर भी x प्लस 4 आ रहा है और यहाँ पर भी x प्लस 4 आ रहा है, तो ये अब हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हम x प्लस 4 को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, पीछे हमारे पास ये x रह जाएगा और ये प्लस 6 रह जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहले मैंने x प्लस 4 लिख दिया, ये जो कॉमन फैक्टर था इसको लिख लिया, फिर ये मैंने x और प्लस 6 यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, इसकी हमने तजज़ी मालूम कर ली। और उसके लिए हमने मेथड कौन सा यूज किया, तरीका कौन सा यूज किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, जिसमें ये करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन होती है उसकी जो मिडिल वाली टर्म होती है, जो दरमियान वाली टर्म होती है, उसको ब्रेक करके दो टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखें अब तक हम जितने तरीके फैक्टराइजेशन या तजज़ी के हम सीख के आए हैं, उनमें एक तरीका ये है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें हम देखते हैं कि उसकी टर्म में कोई कॉमन फैक्टर या कॉमन वैल्यू तो नहीं आ रही, कोई मुश्तरका वैल्यू तो नहीं आ रही। तो यहाँ पर 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम ये करते होते हैं कि हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर देखते होते हैं। तो अब यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, तो यहाँ पर दो टर्म के जोड़े या पेयर भी नहीं बन सकते। उसके बाद हम पीछे कुछ अलजबरा के फार्मूलास पढ़ के आए हैं, उन फार्मूलास को अप्लाई करके हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसको फैक्टराइज या तजज़ी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोई अलजबरा का फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक और तरीका है जिसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या करते होते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमने फैक्टराइज करनी होती है, इसकी जो मिडिल टर्म होती है, जो दरमियान वाली टर्म होती है, इसको हमने ब्रेक कर देना है, इसको हमने दो टर्म में डिवाइड कर देना है। जब हम इस टर्म को दो टर्म में तकसीम करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएंगी। तो फिर हम दो टर्म का जोड़ा या पेयर बना के इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेंगे, इसकी हम तजज़ी मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको ब्रेक कर दिया जाता है, इसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब इस मेथड से सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, मैंने आपको पिछले दोनों क्वेश्चन में बताया कि आपने जो पहली वाली टर्म है और जो तीसरी वाली टर्म है, इन दोनों टर्म में अगर कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है या कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, वो आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो देखें इसके लिए कुछ रफ वर्क हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा रफ एरिया है। ठीक है, देखें मैंने यहाँ पर लिखा 1। अब ये 1 कहां से आया है, ये जो हमारी पहली टर्म है इसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं किसी वेरिएबल या किसी टर्म के साथ जब कोई कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती तो उसका मतलब वहां पर वैल्यू 1 होती है। इसलिए मैंने 1 पुट कर दिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो तीसरी टर्म है इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है 56, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 56 ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 56 मिले हमें, और उन दो नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड करें, उन दो नंबर को आपस में हम जमा करें तो हमें ये -15 यानी कि ये जो मिडिल टर्म की कोफिशिएंट वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो 56 मिले, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें तो हमें -15 मिले। ठीक है, तो देखिए आप इस बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, नंबर कॉम्बिनेशन हो सकती है जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 मिलेगा। ठीक है,
ये हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी और इस क्वेश्चन के लिए हमें ये रफ एरिया में वर्क लाजमी करना है, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 56 हमें मिलता है। देखें सबसे पहले 1 और 56 को मल्टीप्लाई करें तो 56 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो हमें मिल जाता है। लेकिन इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको -15 नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमारी पहली कंडीशन तो पूरी होती है लेकिन ये दूसरी वाली कंडीशन पूरी नहीं होती। तो फिर हम ये दो नंबर ट्राई करते हैं। 2 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 56 हो जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल गया, लेकिन इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर नहीं मिलेगा। तो उसके बाद 7 और 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये भी 56 हो जाते हैं, यानी कि ये वाला नंबर मिल गया। और 7 और 8 को अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको +15 मिलेगा, हमें -15 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम -7 और -8 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं और 7 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 56 या +56 आ गया, ठीक है। तो हमें ये वाली वैल्यू तो मिल गई। अब अगर इन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें, इनको हम जमा करेंगे तो देखेंगे ये -7 प्लस -8, इनको ऐड करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -7 और -8 हो जाएगा। ये दोनों चूंकि नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनको ऐड करें तो 15 हो जाता है और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ माइनस का साइन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वो दो नंबर हैं जिनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 मिलता है और अगर इन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें तो हमें -15 मिलता है। तो ये नंबर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। तो अब हम इन दो नंबर को यूज करके इनके जरिए ये जो मिडिल टर्म आ रही है इस एक्सप्रेशन में, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको तकसीम कर लेते हैं दो टर्म में, ठीक है। तो देखें इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखें पहले तो ये x2 मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद मैंने ये वाला -7 यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ मैंने ये x लिख दिया, फिर मैंने ये वाला -8 यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ मैंने x लिख दिया। तो ये हमने इस -15x को इन दो टर्म में ब्रेक कर दिया। अब ये जो दो टर्म मैंने लिखी है -7x और -8x, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो वापस आपको -15x ही मिलेगा। यानी कि आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात, ठीक हो गया। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट कर दें और फिर ये 56 मैंने पुट कर दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब इसमें टोटल 4 टर्म बन गई है। तो अब हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर x है, क्योंकि वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को जो है कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो ये मैंने x को कॉमन फैक्टर लिया। अब x को x2 में से कॉमन फैक्टर लेंगे तो x आ जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन पुट करें, 7x में से x को कॉमन लेंगे तो पीछे 7 रह जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर 8 होगा, क्योंकि 8 इस टर्म को भी डिवाइड करता है, यानी कि इस 8 को भी डिवाइड करता है और 56 को भी डिवाइड करता है। तो मैंने 8 को कॉमन फैक्टर ले लिया। अब 8x में से 8 को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा और उसके बाद ये प्लस वाला साइन मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहां पर माइनस का साइन था। जब भी ब्रैकेट के बाहर इधर माइनस का साइन हो तो फिर आपने जो साइन ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है उसको आपने चेंज कर देना है। अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस का साइन है तो प्लस कर देना है, ठीक हो गया। और उसके बाद 56 में से 8 को कॉमन लेंगे, यानी कि 56 पे 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई, इसमें दो टर्म बन गई है, ठीक है। ये दोनों टर्म में देखें x -7 अब कॉमन आ रहा है, तो हम इस x -7 को कॉमन फैक्टर या मुश्तरिका वैल्यू के तौर पर ले लेंगे। तो ये देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये जो x -7 था इसको मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया, पीछे ये x रह गया और -8 रह गया, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, इसकी हमने तजस्सी मालूम की और उसके लिए हमने तरीका कौन सा यूज किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड में हम जो मिडिल में टर्म होती है, जो दरमियान वाली टर्म होती है, उसको ब्रेक करके दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, दो टर्म में तकसीम कर लेते हैं और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि इनकी हमने तजस्सी मालूम करनी है, ठीक है। अभी तक हम इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजस्सी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखें अब तक पिछली एक्सरसाइज में जो हम मुख्तलिफ तरीके सीख के आए फैक्टराइज करने के या तजस्सी मालूम करने के, उसमें एक तरीका ये था कि हम देखते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो मुख्तलिफ टर्म है, हमने ये देखना होता है कि क्या उन टर्म में कोई मुश्तरिका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। उसके बाद दूसरा तरीका ये होता था कि हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर देखते थे। तो यहाँ पर दो टर्म के जोड़े भी नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। फिर हम अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूलाज पढ़ के आए थे और उन फार्मूलाज की मदद से हमने पिछली 1-2 एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी कि उन फार्मूलाज को अप्लाई करके हमने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया।
यहाँ पर हम अलजेब्रा का कोई फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका यूज करेंगे उसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, ठीक है। इस मेथड या इस तरीके में हमें जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें जो मिडिल वाली टर्म होती है, जो दरमियान वाली टर्म होती है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जब हम इस मिडिल टर्म को दो टर्म में ब्रेक करेंगे या दो टर्म में इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएंगी। तो फिर हम दो दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें एक्सप्रेशन में जो मिडिल वाली टर्म होती है उसको हम दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होता है, जो आपको मैं पिछले तीनों क्वेश्चन में बताता आया हूं कि हमने ये करना है कि एक्सप्रेशन की जो पहली टर्म है और जो तीसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में अगर कोफिशिएंट की वैल्यू है या कांस्टेंट की वैल्यूज है, उनको हम सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा हमें रफ वर्क करना पड़ेगा, ये हमारा रफ एरिया है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं कोफिशिएंट या कांस्टेंट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा +1 मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो पहली टर्म है इसमें इसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम जानते हैं कि जब किसी वेरिएबल या किसी टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी भी नहीं होती तो वहां पर 1 होती है। तो मैंने यहाँ पर ये 1 लिख दिया और मैंने प्लस का साइन डाल दिया, क्योंकि किसी भी टर्म या किसी वैल्यू के साथ जब प्लस माइनस का साइन नहीं होता तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने +1 लिख दिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो तीसरी टर्म में वैल्यू आ रही है -40 से, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मैंने -40 लिख दिया। अब ये दो नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएंगे, 140 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा, तो ये हमारे पास -40 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -40 मिले, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें, उन दो नंबर्स को आपस में जमा करें तो हमें ये 3+3 यानी कि इस मिडिल टर्म की जो कोफिशिएंट वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो -40 मिले, और अगर उन दो नंबर को हम आपस में ऐड करें तो हमें +3 मिले, ठीक है। तो देखिए अब ये मुख्तलिफ ऐसे नंबर हो सकते हैं कि जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -40 मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए थोड़ी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करना पड़ेगा। तो अब ये हमारा रफ एरिया है, यहाँ पर देखें हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें तो -40 मिलता है। देखिए 1 को अगर -40 से मल्टीप्लाई करें तो आपको -40 यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है, लेकिन अगर इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो आपको ये +3 ये वाला नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप दूसरा नंबर ट्राई कर लें। देखिए अब ये दो नंबर है 2 और -20, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको -40 यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है, लेकिन अगर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आपको ये वाला नंबर नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि अगर हम -5 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें ये माइनस और यहाँ पर 8 के साथ साइन नहीं लिखा हुआ, तो जब किसी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। 5 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो -40 हमें मिल जाता है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें मिल गई, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। और अगर इन दो नंबर्स को हम आपस में ऐड करें, ठीक है, तो देखें अगर इन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये आ गया -5 + 8, इनको आपस में ऐड करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, ये -5 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। 8 में से 5 को माइनस करें तो आपको +3 या 3 मिलेगा, यानी कि आपको ये वाला नंबर भी मिल जाता है। तो इसका मतलब है ये वो दो नंबर हैं जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको -40 मिल जाता है, और इन दो नंबर्स को अगर आपस में आप ऐड करें तो आपको +3 मिल जाता है। तो ये वो नंबर है जो कि हमें चाहिए थे, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर थे। अब हम इन नंबर्स को यूज करते हुए ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करते हैं, इसको दो टर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये पहले तो मैंने x2 को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ये वाला -5 मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ मैंने इस x को लिख दिया। फिर ये जो +8 है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ मैंने इस x को लिख दिया। तो ये हमने ये जो मिडिल वाली टर्म थी इसको ब्रेक करके इन दो टर्म में डिवाइड कर दिया, या इन दो टर्म में तकसीम करके लिख दिया। अब देखें ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म को अगर आपस में आप सॉल्व करेंगे तो 8x में से 5x को माइनस करें तो आपको वापस 3x यानी कि यही वाली टर्म मिलती है। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें, ये मिडिल वाली टर्म है इसको इस तरह लिखें, या इस तरह दो टर्म में ब्रेक करके लिखें, एक ही बात है, ठीक हो गया। उसके बाद ये माइनस का साइन पुट कर दें और फिर ये मैंने 40 पुट कर दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म बन गई हैं, ठीक है। तो अब हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें पहले जो दो टर्म है इनका हम जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर वेरिएबल x है, क्योंकि वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम x को कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू के तौर पे ले लेंगे।
ये मैंने यहाँ पर x लिखा। अब x को x2 में से कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा, फिर ये माइनस का साइन पुट कर दें, 5x में से x कॉमन जाएगा तो 5 रह जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें हमने कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर 8 होगा, क्योंकि 8 इस टर्म को भी डिवाइड करता है, यानी कि इस 8 पे 8 डिवाइड हो सकता है और ये 40 को भी 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 को मैंने कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू के तौर पे ले लिया। अब 8 को जब 8x में से कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, फिर ये माइनस का साइन पुट कर दें और 8 को 40 में से कॉमन लेंगे, यानी कि 40 पे 8 को डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब इस एक्सप्रेशन में टोटल दो टर्म बन गई है, ठीक है, और दोनों टर्म में x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो अब हम x माइनस 5 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो देखें ये मैंने x माइनस 5 कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, तो पीछे फिर हमारे पास ये x और प्लस 8 ये दो वैल्यूज रह जाती हैं, इनको मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से, हमें ये आंसर मिला, ठीक है। इस मेथड को या इस तरीके को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एक्सप्रेशन में मिडिल वाली टर्म होती है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, उसको हम दो टर्म में डिवाइड करके उसके बाद एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो देखिए अब तक हमने जो मुख्तलिफ तरीके सीख के आए हैं तजज़ी मालूम करने के, उनमें एक तरीका तो यह है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है हम देखते हैं कि उसकी जो टर्म्स हैं क्या उन टर्म्स में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन वैल्यू या मुश्तरका वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दूसरा तरीका हम ये करते होते हैं कि हम दो दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर देखते होते हैं। तो यहाँ पर दो दो टर्म के पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। तो फिर इसके अलावा हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते थे, हमने अलजेब्रा के कुछ मुख्तलिफ फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, उन फार्मूलाज की मदद से हम पीछे 2-3 एक्सरसाइज में जो हमें एक्सप्रेशन दी जा रही थी उनको हम फैक्टराइज कर रहे थे या उनकी तजज़ी मालूम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम कोई अलजेब्रा का फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए। तो इसका मतलब है कि अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम किसी और तरीके से फैक्टराइज करना पड़ेगा, किसी और तरीके से इसकी हमें तजज़ी मालूम करना पड़ेगी। तो देखें अब इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से। इस तरीके में हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसके जो दरमियान में टर्म आती है, जो मिडिल टर्म आती है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इस मिडिल टर्म को दो टर्म में तकसीम करेंगे या दो टर्म में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएंगी। अभी 3 है, अगर दरमियान वाली को हम दो टर्म में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 4 बन जाएगी। तो फिर हम दो दो टर्म का जोड़ा या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें जो दरमियान वाली टर्म होती है उसको दो टर्म में ब्रेक कर दिया जाता है। तो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होगा, जो कि आपको मैं पिछले सारे क्वेश्चन में बताता आया हूं, कि आपने ये करना है कि इस एक्सप्रेशन की जो पहली वाली टर्म है और जो तीसरी वाली टर्म है, इन दोनों टर्म में अगर कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है या कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, उन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें। तो देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा रफ वर्क लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा रफ एरिया है। अब देखें यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैंने लिखा है 4, देखें यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू पहली टर्म के साथ क्या है, 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ, क्योंकि जो तीसरी टर्म है इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 3 है तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मैंने पहली टर्म और तीसरी टर्म में कोफिशिएंट और कांस्टेंट की जो वैल्यूज आ रही थी उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिले, ठीक है, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें तो हमें ये 8 मिल जाए, यानी कि ये जो मिडिल टर्म है इसके साथ ये कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूं कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि अगर उन दो नंबर को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला नंबर यानी कि 12 मिले, और अगर उन दो नंबर को आपस में हम ऐड करें तो हमें ये वाला नंबर यानी कि 8 मिले, ठीक है। तो अब देखें ऐसे मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलेगा, ठीक है। हमें इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो ये भी हम अपना जो रफ एरिया है यहाँ पर करेंगे। देखें अब मुख्तलिफ कम्बिनेशन हम ट्राई करेंगे। मसलन अगर आप 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल गया, लेकिन 1 और 12 को आपस में ऐड करेंगे तो आपको ये वाला नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप ये दो नंबर ट्राई कर लें, देखें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल गया, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो 7 आता है, हमें 8 चाहिए, तो फिर ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ये पूरी नहीं हो रही, यानी कि ये वाला नंबर हमें नहीं मिल रहा। तो फिर हम ये जो दो नंबर है 2 और 6, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिल जाता है, ठीक है। और अगर इसको हम आपस में दोनों इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो 2 + 6 को ऐड करें तो ये 8 मिल जाता है या +8 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर हमें मिल जाता है।
तो इसका मतलब है ये वो दो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिल जाता है, और इन दो नंबर्स को ऐड करें तो हमें ये वाला नंबर मिल जाता है। ये दो नंबर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। ये वो दो नंबर है जो हमें चाहिए थे। तो अब हम इन दो नंबर को यूज करते हुए ये जो मिडिल में टर्म आ रही है इसको ब्रेक करते हैं इन दो नंबर्स के जरिए। ठीक है, तो देखें अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें पहले तो ये 4x2 मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद मैंने ये प्लस लिखा यहाँ पर और इसके साथ मैंने ये x लिख दिया, फिर मैंने ये 6 लिखा यहाँ पर और इसके साथ मैंने x लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने ये जो मिडिल वाली टर्म थी इसको इन दो टर्म में ब्रेक करके लिख दिया, इन दो टर्म में डिवाइड करके लिख दिया। अब ये जो मैंने दो टर्म लिखी है इनको अगर आप ऐड करें 2x और 6x को अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो वापस आपको 8x यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप इस मिडिल वाली टर्म को इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके इस तरह इन दो टर्म के दरमियान लिखें, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन पुट कर दिया और फिर मैंने ये 3 लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो बन रही है इसमें टोटल 4 टर्म बन गई हैं। तो अब हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें उसके लिए पहले जो दो टर्म है इनका हम पेयर या जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो इन दोनों टर्म में अगर हम कॉमन फैक्टर देखें, पहले ये जो नंबर है ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज है इनमें कॉमन फैक्टर हमने देखना है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, 4 को भी डिवाइड करता है और इस 2 को भी डिवाइड करता है। तो एक तो कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये 2 लिख दिया। उसके बाद वेरिएबल में देखें, यहाँ पर भी वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ पर भी वेरिएबल x आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो इस तरह ये 2x हमने कॉमन फैक्टर ले लिया इन पहली वाली दो टर्म में से, यानी कि हमने ये जो पहले वाला जोड़ा बनाया था इनमें कॉमन फैक्टर 2x है। अब 2x को आप जब 4x2 में से कॉमन लेंगे तो 2 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाता है, x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा। पीछे ये प्लस का साइन मैंने पुट किया और 2x में से 2x कॉमन जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर 3 होगा, क्योंकि 3 इस टर्म को भी डिवाइड करता है यानी कि इस 6 को भी डिवाइड करता है और इस 3 को भी डिवाइड करता है। तो मैंने 3 को कॉमन फैक्टर ले लिया। अब ये 3 इस 6x में से कॉमन लेंगे तो 3 को 6 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाता है, साथ में x आ गया। फिर ये प्लस का साइन पुट कर दिया मैंने और 3 में से 3 को कॉमन लेंगे यानी कि 3 पे 3 को डिवाइड करें तो आपको 1 मिल जाता है। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। इस एक्सप्रेशन में टोटल दो टर्म बन गई है और इन दोनों टर्म में 2x + 1 कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब नेक्स्ट हम इस 2x + 1 को कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू के तौर पे ले लेते हैं। तो देखें जब इसको हम लेंगे, ये मैंने 2x + 1 को कॉमन ले लिया, पीछे ये 2x और +3 ये रह जाते हैं, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, इसकी हमने तजज़ी मालूम की और उसके लिए हमने मेथड कौन सा यूज किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एक्सप्रेशन होती है उसकी जो दरमियान वाली या मिडिल वाली टर्म होती है उसको ब्रेक करके इस तरह दो टर्म में डिवाइड कर लिया जाता है, दो टर्म में तकसीम कर लिया जाता है और फिर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है, पहले तो एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे या इसकी तजज़ी मालूम करेंगे। तो देखें अब तक हम जो मुख्तलिफ तरीके सीख के आए हैं तजज़ी मालूम करने के, उनमें एक तरीका तो यह है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है हम देखते हैं कि उसकी जो टर्म्स हैं क्या उन टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अब 3 टर्म है, इन तीनों टर्म में कोई भी मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा तरीका ये करते होते थे कि हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते थे। तो यहाँ पर अब दो टर्म के पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम पिछली एक्सरसाइज में अलजबरा के कुछ फार्मूलाज पढ़ के आए थे जिनकी मदद से हम फैक्टराइज या तजज़ी कर लेते थे। अब यहाँ पर हम अलजबरा का कोई फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते। इसका मतलब है कि अब इस एक्सप्रेशन को हम एक और तरीके से या एक और मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। उस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, वो जो तरीका है उसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस तरीके में हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है इसके दरमियान में जो टर्म होती है या मिडिल वाली जो टर्म होती है उसको हम दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम मिडिल वाली टर्म को दो टर्म में तकसीम कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाती है एक्सप्रेशन में। तो फिर हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर लेते हैं और हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें जो एक्सप्रेशन में मिडिल वाली टर्म होती है या दरमियान वाली टर्म होती है उसको दो टर्म में ब्रेक कर दिया जाता है, उसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पिछले जो 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सब क्वेश्चन में आपको बताता रहा हूं कि जो पहला स्टेप है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करने का, आपने ये करना है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाए उसमें जो पहली वाली टर्म है और जो तीसरी वाली टर्म है
आपने देखना है उनमें कोई कोफिशिएंट या कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा रफ एरिया। ठीक है, अब देखें यहां पर मैंने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। देखिए पहली टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो मैंने 4 लिख दिया और उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तीसरी टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, वेरिएबल y के साथ यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है। तो जब भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती, इसका मतलब है कि वहां पर वैल्यू 1 होती है कोफिशिएंट की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया। तो ये मैंने यहाँ से ये वाला 4 पुट कर लिया और यहाँ पे 1 मौजूद था, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर लिया और इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, आपस में ज़रब दें तो हमें ये 4 मिले, और अगर उन दो नंबर को आपस में हम ऐड करें, आपस में जमा करें तो हमें ये -5 यानी कि ये जो मिडिल टर्म के साथ कोफिशिएंट वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 4 मिले। ठीक है, और उन दो नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड करें या जमा करें तो हमें -5 मिले। ठीक है, तो अब देखें मुख्तलिफ ऐसे नंबर हो सकते हैं कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिल सकता है। ठीक है, तो जिस तरह को मैंने बताया कि हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफ वर्क लाजमी करना पड़ेगा। तो देखें ये हमारा अब रफ वर्क है। देखें अगर आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 4 मिल जाता है, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये वाली वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर आप 4 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको +5 मिलेगा, हमें -5 चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही। पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, ये दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिल जाता है, लेकिन इन दो नंबर को प्लस करें तो हमें +5 मिल रहा है, हमें -5 चाहिए। तो अगर हम -4 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो ये +4 या आप इसको सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर हमें मिल जाता है, हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। और अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें, देखिए हम इनको ऐड करके देखते हैं, तो ये -4 और -1 को मैं ऐड कर रहा हूं, दोनों के दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -4 -1 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर चूंकि नेगेटिव वैल्यूज हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो आप दोनों नंबर्स को ऐड करें और साथ में माइनस का साइन डाल दें, तो हमारे पास -1 और -4 आ जाएगा -5। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ये वाला नंबर भी मिल जाता है। तो ये वो दो नंबर हैं जो कि हमारी दोनों शराइत पूरी करते हैं। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 मिल जाता है और इनको आपस में ऐड करें तो -5 मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि अब ये जो मिडल वाली टर्म आ रही है, इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे इन दो नंबर्स के जरिए। ठीक है, तो देखें मैं अब ब्रेक करके लिखता हूं तो हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें पहले तो ये 4x2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ये -4 मैंने यहां पर लिखा और इसके साथ ये मैंने xy वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये -1 है, तो देखें यहां पर हम लिखेंगे -1 और इसके साथ ये वेरिएबल xy लिख लेंगे। लेकिन जिस तरह आपको मैंने यहां पर ऊपर बताया था कि अगर कोफिशिएंट की 1 हो तो वो उसको यूजुअली लिखते नहीं होते। अब यहां पर कोफिशिएंट 1 मौजूद तो है लेकिन उसको हमने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ये जो -1 है इसको भी यहां पर लिख दिया और इसके साथ ये वेरिएबल हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने ये जो मिडिल वाली टर्म थी -5xy, इसको ब्रेक कर लिया, इसको दो टर्म में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये जो दो टर्म हमने यहां पर लिखी है, देखिए इनको अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो -4xy और -xy जब आपस में ऐड होंगे तो वापस आपको -5xy यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप ये मिडिल टर्म इस तरह लिखें या इसको डिवाइड करके इस तरह दो टर्म में लिखें, एक ही बात है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया और साथ में y2 ये वाली टर्म मैंने लिख दी। अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें टोटल 4 टर्म बन गई है। तो अब हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो पहली दो टर्म है इनको हम इनका जोड़ा बना के या इनका पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखें इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 4 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो एक हम 4 को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। दूसरा वेरिएबल x यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, तो हम 4x को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। ये मैंने 4x को ले लिया कॉमन फैक्टर। अब 4x2 में से 4x को कॉमन लेंगे तो पीछे x2 रह जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन पुट करें और 4xy में से आप 4x को कॉमन लेंगे तो y रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर देखें वेरिएबल y है जो कि यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो मैंने y वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। ठीक है, अब xy में से y कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा। उसके बाद इस प्लस को मैंने माइनस कर दिया क्योंकि यहां पर ब्रैकेट के बाहर इधर माइनस का साइन आ रहा था। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा हो तो फिर आपने जो साइन ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है उसको आपने चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। ठीक है, और उसके बाद y2 में से y को कॉमन लेंगे तो पीछे y रह जाएगा। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। अब इसमें देखिए दो टर्म बन गई हैं और इन दोनों टर्म में x - y जो है कॉमन आ रहा है। देखिए यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है,
तो अब हम नेक्स्ट जो है x माइनस वाई को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो ये मैंने x y को कॉमन फैक्टर ले लिया, पीछे 4x और माइनस वाई ये वाला रहेगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। और हमने इस एक्सप्रेशन को कौन से मेथड से या कौन से तरीके से फैक्टराइज किया? मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो दरमियान वाली या मिडिल वाली टर्म होती है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद फिर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, इनकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इस एक्सरसाइज के अब तक हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 7th क्वेश्चन है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहला तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखें, अब तक हम जो मुख्तलिफ तरीके सीख के आए हैं फैक्टराइज करने के या तजज़ी मालूम करने के, उनमें एक तरीका या एक मेथड ये था कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है हम देखते हैं कि उसमें जो मुख्तलिफ टर्म है, क्या उन टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन वैल्यू या कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते होते हैं कि हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो यहाँ पर अब दो टर्म के पेयर या जोड़े भी नहीं बन सकते कि यहाँ पे टोटल 3 टर्म है। ठीक है, फिर हम मुख्तलिफ अलजबरा के फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे और उनके जरिए हम तजज़ी मालूम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर उन फार्मूला में से भी कोई फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को अब हम किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम जिस मेथड या जिस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड में हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है, इसके दरमियान वाली जो टर्म होती है, जो मिडिल टर्म होती है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब हम इस मिडिल वाली टर्म को 2 टर्म में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो फिर हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें जो मिडिल वाली टर्म होती है एक्सप्रेशन की, उसको 2 टर्म में ब्रेक कर दिया जाता है या 2 टर्म में उसको तकसीम कर दिया जाता है। तो अब देखें, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है उसमें आपने ये करना है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें आपने पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म, इनमें देखना है कि अगर कोई कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है या कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, आपने उन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो देखें अब इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क हमें करना पड़ेगा। ये हमारा रफ एरिया है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर पहले लिखा +10, यानी कि ये जो पहली टर्म थी इसमें जो कोफिशिएंट की वैल्यू थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। मैंने 10 के साथ प्लस लिख दिया क्योंकि यहाँ पर इस टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो जब किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर +10 लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -9 से, यानी कि ये थर्ड टर्म में जो कोफिशिएंट की वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमने पहली टर्म और तीसरी टर्म की कोफिशिएंट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया। लेकिन इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -90 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं और 10 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -90 मिले, और उन 2 नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड करें, आपस में जमा करें, तो हमें -13 यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, आपस में ज़रब दें तो हमें -90 मिले, और उन 2 नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड करें या जमा करें तो हमें -13 मिले। तो अब देखें, ऐसे मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको -90 मिल सकता है। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रफ फर्क लाजमी करना है। तो ये हमारा रफ एरिया है। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके -90 हासिल कर सकते हैं। तो देखें, अगर आप ये 1 को -90 से मल्टीप्लाई करें तो -90 आपको मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है। लेकिन अगर इन 2 नंबर्स को आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको -13 नहीं मिलता। इसके बाद आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें या नेक्स्ट नंबर ट्राई करें। तो देखें, 3 को -30 से मल्टीप्लाई करें तो -90, यानी कि ये वाला नंबर मिल गया। लेकिन इन 2 नंबर को ऐड करेंगे तो आपको -13 यानी कि ये वाला नंबर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आप अगली कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, 2 को -45 से मल्टीप्लाई करें तो -90 मिल जाता है, यानी कि ये नंबर मिल गया। लेकिन इन 2 नंबर को ऐड करेंगे तो आपको -13 नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये 2 नंबर ट्राई करें, 5 और -18, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको -90 मिलता है, क्योंकि देखें ये जो 5 है इसके साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू, इसके साथ प्लस का साइन है। तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं, और 5 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 हो जाता है। तो ये हमें -90 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। और अगर हम इन 2 नंबर्स को ऐड करें, देखिए हम इनको ऐड करके देखते हैं। तो ये मैंने लिखा 5 प्लस और उसके बाद ये वाला नंबर मैंने लिख दिया। दोनों नंबर के दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया क्योंकि दोनों को हमने ऐड करना है। अब देखिए, आप ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि आपने 5 को 18 में से माइनस करना है, आपको 13 मिलेगा। और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 18 चूंकि 5 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है, तो अब देखें इन दो नंबर को जब हमने ऐड किया तो -13 यानी कि ये वाला नंबर भी हमें मिल जाता है। तो ये वो दो नंबर हैं जो कि हमें चाहिए थे। हम इन दो नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये -90 मिल जाता है, और इन दो नंबर को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो -13 मिल जाता है। इसका मतलब है कि इन दो नंबर्स के जरिए अब ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखें अब जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखें इसमें मैंने ये 10x को तो एज इट इज लिख दिया, उसके बाद यहां पर मैंने ये -18 लिखा, ठीक है, ये वाला -18 लिख दिया, और इसके साथ मैंने xy लिख दिया। फिर मैंने ये वाला 5 यहां पर लिखा और इसके साथ मैंने xy लिख दिया। तो इस तरह हमने ये जो मिडिल वाली टर्म थी इसको इन दो टर्म में ब्रेक कर लिया, इसको इन दो टर्म में डिवाइड कर लिया। अब देखें ये जो दो टर्म है इनको अगर आपस में सॉल्व करें, आपस में इनको ऐड करेंगे तो आपको वापस -13xy यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप ये मिडिल वाली टर्म इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, इन दो टर्म में डिवाइड करके लिखें, एक ही बात। ठीक हो गया। उसके बाद ये माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया, और फिर ये जो लास्ट वाली टर्म थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब हमारे पास टोटल देखें इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म आ गई है, तो अब हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें पहली जो दो टर्म है इनका हम जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो पहले ये जो नंबर है, ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं, इनमें हम कॉमन फैक्टर अगर देखना चाहें तो देखिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो एक तो हमारा कॉमन फैक्टर ये जो पहली दो टर्म है या पहला पेयर है इसमें हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल में देखें तो यहाँ पर वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम x वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें। ठीक है, तो ये हमारा 2x कॉमन फैक्टर हो गया। अब 2x को 10x में से कॉमन लें, तो 10 में से 2 को कॉमन लेंगे तो 10 पे 2 को डिवाइड करें तो 5 आ जाता है, और x 2 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब 18xy में से 2x को कॉमन लेंगे, तो 18 में से 2 को कॉमन लेंगे तो 18 पे 2 को डिवाइड करें, ये 9 टाइम डिवाइड होता है, और xy में से x कॉमन चला जाएगा तो पीछे y रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करें, तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर वेरिएबल y हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल y यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल y को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। अब 5x 5 में से y जाएगा कॉमन तो पीछे 5x रह जाएगा, फिर ये माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया, और 9y 2 में से y को कॉमन लेंगे तो 9y रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब ये एक्सप्रेशन बन गई है। इसमें देखिए दो टर्म बन गई है टोटल, और दोनों टर्म में 5x माइनस 9y और यहाँ पर भी 5x माइनस 9y ये कॉमन आ रहा है, ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये अब मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हम इसको कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको कॉमन फैक्टर लेंगे, ये मैंने लिख दिया 5x माइनस 9y, तो पीछे ये 2x और प्लस y रह जाते हैं, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसकी जो मिडिल वाली टर्म होती है या दरमियान वाली टर्म होती है उसको दो टर्म में ब्रेक कर दिया जाता है, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की जाती है या इसकी तजज़ी की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे या इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो देखें अब तक जो मुख्तलिफ तरीके हम सीख के आए हैं तजज़ी मालूम करने के, उसमें एक मेथड या एक तरीका तो ये था कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है हमने देखना होता है कि उस एक्सप्रेशन में जो मुख्तलिफ टर्म है क्या उन टर्म में कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं आ रही, ऐसी वैल्यू को कॉमन फैक्टर कहते होते हैं। तो देखें यहाँ पर 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, फिर हम एक मेथड या एक तरीका सीख के आए हैं जिसमें कि हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते थे। तो अब यहाँ पर दो टर्म के पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम फैक्टराइज करते थे अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूलाज को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज या तजज़ी करते थे। अब यहाँ पर अलजबरा के फार्मूला भी हम अप्लाई नहीं कर सकते इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए या इसकी तजज़ी मालूम करने के लिए। तो उसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को अब हम किसी और तरीके से या किसी और मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा और इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखें अब इसको हम जिस मेथड या जिस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड या इस तरीके में हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसके जो मिडिल वाली टर्म होती है, दरमियान वाली टर्म होती है, उसको हम दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, उसको दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इस मिडिल वाली टर्म को दो टर्म में या दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी इस एक्सप्रेशन में। तो फिर हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें जो मिडिल वाली टर्म या दरमियान वाली टर्म होती है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, उसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है।
तो अब इस मेथड से सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें आपने पहली वाली टर्म देखनी है और तीसरी वाली टर्म देखनी है। इन दोनों टर्म में अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है या कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, उनको आपने सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें रफ वर्क लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ये रफ वर्क है। देखें अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। अब ये 1 मैंने यहाँ पर जो पहली टर्म थी इसके साथ जो कोएफिशिएंट की वैल्यू थी वो यहाँ पर मैंने लिख दी। हम जानते हैं कि किसी टर्म या किसी वेरिएबल के साथ जब कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी भी नहीं होती यहाँ पर तो उसके साथ 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने 1 पुट कर दिया और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस 27 को, यानी कि जो तीसरी टर्म में इसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। हमने पहली और तीसरी टर्म में कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको 27 मिलेगा। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करें, आपस में ज़रब दें तो आपको 27 मिले, और अगर उन दो नंबर को हम आपस में ऐड करें या आपस में जमा करें तो हमें +12, यानी कि ये जो मिडिल टर्म वाली कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 27 मिले, और उन दो नंबर को अगर हम आपस में ऐड करें तो हमें ये 12 यानी कि ये वाला नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 27 मिल सकता है। अब ये हमारा जो रफ वर्क है यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 27 मिल सकता है। देखें, अगर आप 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 मिल जाता है। ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है, लेकिन अगर इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो हमें ये 12 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दो नंबर हम ट्राई कर लेते हैं। 3 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 27 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, और अगर इन दो नंबर को हम ऐड करते हैं, देखिए हम इसको ऐड करके देखते हैं, 3 को आप 9 में ऐड करेंगे तो आपको 12 यानी कि ये वाला नंबर भी मिल जाता है। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 27 मिल जाता है, और इनको अगर ऐड करें तो ये 12 मिल जाता है। इसका मतलब है कि ये वो दो नंबर है जो कि हमें चाहिए थे। अब हम इन दो नंबर्स के जरिए ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस टर्म को ब्रेक करके लिखूंगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये एक्स तो मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद मैंने ये वाला 3 यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ ये वेरिएबल x लिख दिया, फिर प्लस का साइन डाल के मैंने ये 9 यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ वेरिएबल x लिख दिया। इस तरह हमने ये जो मिडिल वाली टर्म थी इसको दो टर्म में ब्रेक कर लिया या दो टर्म में डिवाइड कर लिया। अब ये जो दो टर्म है इनको अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो आपको वापस यही वाली जो मिडिल टर्म है यही वाली टर्म मिलेगी, यानी कि 12x ही मिलेगा। तो आप इस टर्म को इस तरह लिखें या इसको डिवाइड करके इन दो टर्म में लिखें, एक ही बात। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन पुट कर दें और ये 27 पुट कर दें। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें टोटल 4 टर्म बन गई है। तो अब आप दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो हम ये जो पहली दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर वेरिएबल x है, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर लिया। अब x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, फिर ये प्लस का साइन पुट कर दिया। 3x में से x कॉमन जाएगा तो पीछे 3 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब ये दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर 9 होगा, क्योंकि 9 जो है इस टर्म को भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमने 9 को कॉमन फैक्टर ले लिया। अब 9x में से आप 9 को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब 9 को 27 में से कॉमन लेंगे, यानी कि 27 पे आप 9 को डिवाइड करें तो आपको 3 मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें अब दो टर्म है और दोनों में x+3 कॉमन आ रहा है। x+3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब हम x+3 को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो इसको जब आप कॉमन फैक्टर लेंगे, ये मैंने लिख दिया x+3, पीछे ये x और +9 ये दो टर्म रह गई, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया या तजज़ी मालूम कर ली इस एक्सप्रेशन के लिए, और इसको हमने सॉल्व किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से। इस मेथड में हम जो मिडिल वाली या दरमियान वाली टर्म होती है उसको हम दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसकी हम तजज़ी मालूम करेंगे। तो देखें अब तक हम जो मुख्तलिफ तरीके सीख के आए हैं तजज़ी मालूम करने के, उनमें एक तरीका तो ये है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है हम ये देखते हैं कि उसमें जो टर्म्स आ रही हैं क्या उन टर्म्स में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो यहाँ पर 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। फिर हम दूसरा तरीका ये करते होते थे कि हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते थे। तो
तो यहाँ पर दो दो टर्म के पेयर भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। फिर हम अलजेब्रा के मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज करके एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलजेब्रा का कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को अब हम किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे या जिस मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे उसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड में या इस तरीके में हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसकी जो दरमियान वाली या मिडिल वाली टर्म होती है उसको हम दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इस मिडिल वाली टर्म को दो टर्म में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म बन जाएंगी। तो फिर हम दो दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है। इसमें जो मिडिल वाली टर्म होती है उसको दो टर्म में ब्रेक कर दिया जाता है या दो टर्म में उसको तकसीम कर दिया जाता है। तो अब इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहला स्टेप ये करना है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाएगी इसमें जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है, इन दोनों टर्म में अगर कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है या कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखिए हम इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा रफ वर्क लाजमी करना पड़ेगा। तो ये हमारा रफ एरिया, ठीक है। तो देखें हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा है +2, यानी कि ये जो पहली टर्म थी यहाँ पर जो कोफिशिएंट की वैल्यू 2 थी मैंने यहाँ पर ये लिख दी और इसके बाद मैंने प्लस का साइन डाल दिया क्योंकि हम जानते हैं कि किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ जब प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर +2 लिख दिया और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -30 से, यानी कि जो तीसरी टर्म में जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। हमने पहली टर्म और तीसरी टर्म में जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही थी और कांस्टेंट की वैल्यू आ रही थी इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 -30 से मल्टीप्लाई के -60 हो जाएगा। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -60 यानी कि ये वाला नंबर मिले, और अगर उन दो नंबर को हम आपस में ऐड करें, जमा करें, तो हमें -17 यानी कि ये जो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो -60 मिले, और अगर उन दो नंबर को आपस में हम ऐड करें या जमा करें तो हमें -17 मिलना चाहिए। तो अब देखें ऐसे मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं कि जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -60 मिल सकता है। हमें मुख्तलिफ नंबर ट्राई करना पड़ेगी। तो आपको जिस तरह मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रफ वर्क लाजमी करना पड़ेगा। तो अब ये अपना रफ एरिया है, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें -60 मिलता है। देखें 1 को -60 से मल्टीप्लाई करें तो -60 यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है, लेकिन इन दो नंबर को अगर आपस में ऐड करेंगे तो आपको -17 नहीं मिलता। इसी तरह अगर 2 को -30 से मल्टीप्लाई करें तो -60 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, लेकिन इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो आपको -17 नहीं मिलता। इसी तरह 4 और -15 को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर मिलेगा, लेकिन इनको ऐड करेंगे तो आपको ये वाला नंबर नहीं मिलेगा। फिर आप 5 और -12 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी -60 हो जाता है, लेकिन इनको ऐड करेंगे तो आपको -17 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर ये जो दो नंबर है +3 और -20, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -60 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाएगा। और अगर इनको आप ऐड करें, हम ऐड करके देखते हैं। देखें ये मैंने 3 + -20 लिख दिया, दोनों को ऐड कर रहा हूं, दरम्यान में मैंने प्लस का साइन डाल दिया, ठीक है। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 20 आ गया। इसका मतलब है 20 में से 3 को डिवाइड करें तो 17 आता है, और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू चूंकि 20 है, इसके साथ माइनस का साइन था, तो मैंने यहाँ पर आंसर में माइनस का साइन पुट कर दिया। इसका मतलब है कि हमने जब इन दो नंबर्स को ऐड किया तो हमें -17 यानी कि ये वाला नंबर मिल गया। तो ये वो दो नंबर थे जो कि हमें चाहिए थे, क्योंकि इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो -60 मिल जाता है, और इनको अगर आपस में ऐड करें तो -17 मिल जाता है। तो ये हमें वो दो नंबर मिल गए हैं। अब इन दो नंबर्स के जरिए ये जो मिडल वाली टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। पहले तो ये 2x2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर उसके बाद ये -20 मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ ये वेरिएबल x लिख दिया। फिर मैंने ये जो +3 है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ वेरिएबल x लिख दिया। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है ये +3 है, क्योंकि जब भी किसी वैल्यू या किसी नंबर के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने +3 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने ये जो दरमियान वाली या मिडिल वाली टर्म थी इसको ब्रेक करके इन दो टर्म में लिख दिया। अब ये जो दो टर्म है इनको अगर आपस में आप वापस से सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आपको -17x यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप ये मिडिल वाली टर्म इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके इन दो टर्म में लिखें, एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया और फिर ये 30 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें टोटल 4 टर्म बन गई हैं। तो अब हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखें पहली जो दो टर्म है इनका हम जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो पहले कॉमन फैक्टर ये जो नंबर है, ये जो कोफिशिएंट वैल्यू है, इनमें अगर हम देखें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं या ये जो नंबर्स हैं, इनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद वेरिएबल्स में अगर हम देखें तो वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो इस तरह ये 2x हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये जो पहली वाली दो टर्म है या पहले वाला जो जोड़ा है इसमें से। ठीक है, तो 2x को मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया। अब 2x में से जब कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन पुट करें। अब 20x में से 2x को कॉमन लेंगे तो 20 में से 2 को कॉमन लेंगे तो 20 पे 2 को डिवाइड करें तो 10 आ जाता है और ये x कॉमन चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये प्लस का साइन पुट कर दिया। अब 3x और -30 ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर देखें तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर 3 है, क्योंकि 3 इस टर्म को भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है। 3 इस 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 30 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो 3 को मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब 3x में से 3 कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, फिर माइनस का साइन पुट कर दिया। 30 में से 3 को कॉमन लेंगे यानी कि 30 पे 3 को डिवाइड करें तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। इसमें दो टर्म बन गई हैं और दोनों टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो x - 10, क्योंकि यहां पर भी ये वाला आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो अब हम ये जो x - 10 है ये चूंकि मुश्तरका वैल्यू है या कॉमन फैक्टर है तो इसको अब कॉमन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x - 10 लिख दिया, पीछे ये 2x और +3 रह जाते हैं, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, इसकी तजज़ी मालूम कर ली और उसके लिए हमने मेथड कौन सा यूज किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड में जो एक्सप्रेशन की मिडिल वाली टर्म होती है या दरमियान वाली टर्म होती है उसको ब्रेक करके दो टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इसकी हमने तजज़ी मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए अब तक फैक्टराइज करने के या तजज़ी मालूम करने के जो मुख्तलिफ तरीके हम सीख के आए हैं उनमें एक तो ये है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो टर्म्स आती हैं हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर है जो कि उन सारी टर्म में आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर हम दूसरा तरीका ये करते होते थे कि दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम करते थे। तो यहाँ पर दो टर्म के जोड़े भी नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 टर्म है। तो फिर उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमने अलजबरा के मुख्तलिफ फार्मूलाज पढ़े हैं, उन फार्मूलाज की मदद से हम फैक्टराइज या तजज़ी करते हैं। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन पे हम कोई अलजबरा का फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते। जो फार्मूलाज हम पीछे पढ़ के आए हैं उनमें से यहाँ पर कोई भी अप्लाई नहीं हो सकता इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए। तो इसका मतलब है कि अब इस एक्सप्रेशन को हम एक नए तरीके से या एक नए मेथड से सॉल्व करेंगे और उस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में हम किस तरह सॉल्व करते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है इसके जो दरमियान वाली टर्म या मिडिल टर्म होती है उसको हम दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जब ये मिडिल वाली टर्म को दो टर्म में ब्रेक करेंगे या इसको दो टर्म में तकसीम करेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म बन जाएंगी। तो फिर हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है कि इसमें जो मिडिल वाली टर्म होती है इसको ब्रेक कर लिया जाता है, इसको दो टर्म में डिवाइड कर लिया जाता है। अब इस तरीके से या इस मेथड से फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप ये आपने ये करना है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी जाएगी इसमें आपने पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म इनमें देखना है कि अगर कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है या कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है उनको आप सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करें। यह हमारा पहला स्टेप होता है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हमें रफ वर्क लाजमी करना है। ठीक है, तो ये हमारा रफ एरिया है। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखें पहले मैंने यहाँ पर लिखा 3, यानी कि जो पहली वाली टर्म थी इसमें जो कोफिशिएंट की वैल्यू थी ये मैंने लिख दी और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तीसरी वाली टर्म में जो कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 8, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। हमने पहली टर्म और तीसरी टर्म में जो कोफिशिएंट की वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें ये एक नंबर मिला 24। अब हमें दो ऐसी वैल्यूज चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें या ज़रब दें तो हमें 24 मिले और उन दो नंबर्स को अगर हम आपस में ऐड करें या जमा करें तो हमें -10 यानी कि ये जो मिडिल टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि हमें दो ऐसे नंबर अब चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिले और उन दो नंबर को अगर हम आपस में ऐड करें तो हमें -10 मिले। तो अब देखें ऐसे मुख्तलिफ नंबर हो सकते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 24 मिलेगा। ठीक है, तो हमें मुख्तलिफ नंबर ट्राई करने हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रफ वर्क लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा रफ एरिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिलता है। देखें 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24 यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है।
लेकिन इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो हमें -10 नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके बाद ये दो नंबर ट्राई कर लें। ठीक है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। लेकिन इन दो नंबर को अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको -10 नहीं मिलेगा। इसी तरह 3 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 24 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। लेकिन इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, हमें -10 चाहिए। तो आप देखें ये जो दो नंबर है -4 और -6, इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और 4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। तो ये हमें 24 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। और अगर इन दो नंबर्स को हम आपस में ऐड करें, हम इनको ऐड करके देखते हैं। देखें ये मैंने -4 लिखा, -6 लिखा और इनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया क्योंकि हमने इन दो नंबर्स को ऐड करना है, जमा करना है। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो -4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, साथ में 6 आ गया। अब ये दो नंबर हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो दोनों को आप ऐड करें। 4 6 में ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज थी, तो यहां पर भी हमने नेगेटिव या माइनस का साइन पुट कर दिया। तो अब देखें इन दोनों नंबर को जब हमने ऐड किया हमें -10 यानी कि ये वाला नंबर भी मिल जाता है। तो ये वो दो नंबर्स हैं जो कि हमें चाहिए। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 24 मिल जाता है और इन दो नंबर्स को ऐड करें तो -10 मिल जाता है। इसका मतलब है कि अब ये जो दो नंबर में मिले हैं, इन दो नंबर्स के जरिए हम ये जो मिडिल वाली टर्म आ रही है इसको ब्रेक करते हैं, इसको दो टर्म में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखें इसको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी, उस तरह बन जाएगी। अब ये 3x2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने ये जो -4 है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ xy मैंने लिख दिया। फिर ये जो -6 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने xy लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने जो मिडिल वाली टर्म थी इनको इन दो टर्म में ब्रेक करके लिख दिया। अब ये जो दो टर्म हमने यहाँ पर लिखी इनको अगर आप ऐड करेंगे तो वापस आपको -10xy यानी कि ये मिडिल टर्म ही मिलेगी। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इसको इस तरह दो टर्म में ब्रेक करके लिखें, एक ही बात है। ठीक हो गया, और फिर ये प्लस का साइन पुट कर दें और फिर ये वाली टर्म जो है यहाँ पर मैंने लिख दी। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें हम देखें टोटल 4 टर्म आ गई हैं। तो अब हम दो टर्म के जोड़े या पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो दो टर्म आ रही हैं 3x2 और 4xy, इनका हम जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो देखें इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर वेरिएबल x होगा क्योंकि यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है। तो हम x को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो देखें ये मैंने लिखा x, अब 3x2 में से x कॉमन जाएगा तो 3x रह जाएगा, फिर ये माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया और 4xy में से x कॉमन जाएगा तो 4y रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया। अब ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर आप मालूम करें। तो देखें इनमें पहले ये जो नंबर आ रहे हैं, जो कोफिशिएंट वैल्यूज आ रही हैं, इनमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, तो एक तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 और पीछे ये वेरिएबल आ गए। वेरिएबल में कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? देखें ये वेरिएबल y यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो y वेरिएबल जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इस तरह ये 2y कॉमन फैक्टर हो गया। अब 2y को 6xy में से कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो 6 में से 2 कॉमन जाएगा तो 6 पे 2 को डिवाइड करें ये 3 आ जाएगा और xy में से y कॉमन जाएगा तो x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने चेंज कर दिया माइनस के साइन के साथ क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा था। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा होता है फिर आपने जो साइन ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है उसको आपने चेंज कर देना है। अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देना है, माइनस का साइन है तो प्लस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद 8y2 में से 2y को कॉमन लेंगे तो पहले 8 में से 2 को कॉमन लें यानी कि 8 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 4 आ जाता है और y2 में से y कॉमन जाएगा तो y रह जाएगा। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसमें दो टर्म आ रही हैं और दोनों टर्म में 3x माइनस 4y कॉमन आ रहा है। तो अब हम 3x माइनस 4y को कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो देखें ये मैंने लिख दिया 3x माइनस 4y, पीछे ये x और माइनस 2y रह जाते हैं, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और इसके लिए हमने जो तरीका या मेथड यूज किया उसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, क्योंकि हमने इसमें जो दरमियान वाली या मिडिल वाली टर्म थी इसको पहले ब्रेक किया, इसको दो टर्म में डिवाइड किया, फिर हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।